कल हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला ड्राइव किया और उसका सिंपल इस्तेमाल किया। इफ वी कंपेयर the rate of diffusion of two gases by giving them the formula, तो कैसे होगा? आपने क्या किया? फॉर्मूला वही है, comparison between the rate of diffusion of two gases, क्वेश्चन का अंदाज। अब हम दो गैसेस का कंपैरिजन आपको खुद बताएं। दो गैसेस हैं और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन में सपोज 1 to 2 का रेशियो है। अब उन दो में से एक गैस का मोलर मास बता देंगे, दूसरे का आपको बताएंगे। अभी तक मोलर मास कैसे निकाल आता था कि हम गैस का फॉर्मूला बताते थे, उसे निकाल लेते थे। अब हम गैस का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, वो अननोन गैस है और आप यूजिंग द ग्राहम्स लॉ खुद फॉर्मूला, खुद मास निकालेंगे, मोलर मास। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होगा, पहले वाले के मुकाबले में हो गया और ये प्रॉपर न्यूमेरिकल हो गया। तो ये एग्जाम में जब आया है 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। रेशो ऑफ हमने कहा रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी। तो हमने उनके असली नाम नहीं बताए, डमी नाम बता दिए, ए और बी। दो गैसेस हैं ए और बी, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है 1 to 3, 1:3। तो अगर ए का रेट अगर 1 हो तो बी का रेट 3 होगा। और अब हमने आपसे कहा अगर ए का मोलर मास 44 है, ये हम बता रहे हैं, बी का मोलर मास अब आप बताइए। इसका मतलब है आपको सवाल में जो चीज गिवन है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस सी। है ना साथ रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए टू गैस बी क्या वैल्यू है 1:3 का मतलब हुआ 1/8। ये हमें गिवन है। हमें गिवन है मोलर मास ऑफ ए 44 ग्राम पर मोल और हमें निकालना है मोलर मास ऑफ, नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ऐसे, अंडर रूट जो रेट नीचे है उसका मोलर मास, सब कुछ गिवन है सिवाय मोलर मास ऑफ बी के। If I substitute the value, ये हो जाएगा 1/3 mb मुझे निकालना है और ma है 0. Now you just need a little knowledge of mathematics. अगर हमें रूट के अंदर मौजूद किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर देना चाहिए। So स्क्वायरिंग on both sides. ठीक है, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/9 और यहाँ स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट जाएगा। मेरे ख्याल में एमबी निकालना बड़ा आसान नहीं हो गया। 44 डिवाइडेड बाय 9
Your answer is 4.11%. तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल और अजीब सा सवाल नहीं करा, लेकिन बहरहाल पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में ये कुछ न्यूमेरिकल है। और बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके करें, अब आगे बढ़े। तो मैंने चेंज ये किया है कि अब सारे कैरेक्टर्स के नाम वैल्यू बदले। तो अब जो दो गैसेस है उनका नाम एक्स और वाई कर दिया, बताया सी और बी के, और रेशियो अब हो गया 2:5। अगर मैंने आपको y का मोलर मास बता दिया 20 ग्राम पर मोल, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ x। सही।
So same way आपने बस वैल्यू चेंज किया, rate of x to rate of y is equals to 2:5, that is 2/5. The molar mass of y is 20, x we find out. फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज लिखी, स्क्वायरिंग की दोनों साइड्स पर आंसर लिखा। कैलकुलेशन करने की इथिक्स में एक शामिल बात कि अगर आपको कोई चीज रेशो में दी गई है, ट्राई कि वो आखिर तक उसी तरह सॉल्व की जाए, परफेक्शन के साथ काम हो जाए और मुश्किल नहीं होगी, आसानी नहीं आती। लेकिन जो बच्चे जज्बात में आके कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल की बजाय ऐसी पढ़ा हुआ है, ऐसी हरकत कर जाते हैं कि 2/5 को पहले 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, 0.4 आंसर आ गया और फिर उसको सॉल्व किया। तो देयर विल बी अ चांस ऑफ एरर, क्योंकि जब वो डेसिमल में ले आते हैं तो बावजूद कई दफा कहने के भी हमारी आदत नहीं डेवलप हुई है कि हम उसमें प्रॉपर नंबर ऑफ डिजिट से और प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करें। तो चूंकि हम ऐसा नहीं करते, तो जो बच्चे डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे उनका जवाब हमारे जवाब से अच्छा खासा डिफर करेगा। तो अगर उन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट करके राउंड ऑफ करने का ख्याल रखा तो फिर उनका जवाब और हमारा जवाब या तो बिल्कुल सेम होगा या बहुत करीब होगा, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उनकी बेवकूफी की वजह से जवाब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया तो फिर मतलब और बुरा लगेगा। बदतमीजी सिर्फ ये नहीं होती कि हम जवाब सवाल कर रहे हो हमारे नहीं, पढ़ाई की बदतमीजी में ये सवाल होता है। अब इंटर में आ गया यार, हम कैलकुलेशन करके उसको कम से कम याद रखें और इससे ना घबराएं कि नंबर अपॉन में लिखा है अजीब उलझन हो जाती है, अभी जब मैं पॉइंट में आ जाए बस उसको सॉल्व कर लें। अब इसकी आदत रखें, विदिन फ्रैक्शन आई शुड बी एबल टू सॉल्व। अच्छा मुझे नहीं आता सॉल्व करना, तो सारी जिंदगी नहीं आया आपके साथ में। शॉर्टकट तो आदमी तब करे तो वो इम्तिहान सर पर है, कल भी वह जल्दी कैसे मैं उसका पूरा साल पढ़ा तो सवालात आए तो कोशिश करें कि अपने आप को इसका आदी बनाए, तो ये आपको बहुत फायदा देगा और आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अच्छा अब ये हो गए दो लेवल्स। पहला वाला था सिंपल कंपैरिजन, दैट वाज एब्सोल्युटली फॉर एमसीक्यू। ये वाला है प्रॉपर न्यूमेरिकल बट नॉट सो डिफिकल्ट, बदल। अब आखिरी और फाइनल बात जो थोड़ा इसके मुकाबले में और अच्छा है, तो ये स्टैंडर्ड भी एग्जाम का ही है, इसमें भी आते हैं और जो अब हम करा रहे हैं वो भी एग्जाम का है। तो अभी तीसरा और आखिरी अंदाज इसी फॉर्मूले को जरा और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।
सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चंस. Helium gas takes 5 seconds to effuse from the whole of 10 decimeter cube container. How long oxygen will take to effuse from the whole of same container at the same temperature? कहीं से भी नहीं लगा कि हमारे टॉपिक का सवाल है. कोई रेट नहीं, गलवास नहीं, हर डिफ्यूज का लफ्ज भी नहीं है, डिफ्यूज का लफ्ज है. उससे हम कंफ्यूज हो गए. टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका हमारे पूरे लॉ में कहीं तस्करा भी नहीं. दिस इज टोटल कंफ्यूजन. डिफ्यूजन ना इफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ. तो केमिस्ट्री वाले कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हमारा. कंफ्यूजन फिजिक्स में हम लोग हैं, इसलिए डोंट कंफ्यूज. अभी से हो जाएगा. अभी तक हमने सारी बातें की तो प्रोसेस यूज किया डिफ्यूजन. एकदम से एक नया लफ्ज आ गया इफ्यूज. दिस इज फ्रॉम इफ्यूजन. ये क्या है? इफ्यूजन है किसी गैस का किसी कंटेनर में से लीक कर जाना या एस्केप कर जाना. तो इट्स अ escape of molecules of gas from the tiny holes of the container. आसान बनाने के लिए बात को हम टीचर लोग कह देते हैं जैसे टायर में से हवा निकल जाती है, पंक्चर हो जाता है. Which is not an example of effusion. हम उसे समझाने के लिए दे सकते हैं. इफ्यूजन की एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन ये है कि जिस होल में से गैस ने एस्केप करना है, लीक करना है, उसका साइज मॉलिक्यूल के साइज जितना होना चाहिए ताकि एक वक्त में एक मॉलिक्यूल निकल सके. हमारा दरवाजा है तो बहुत बड़ा तो नहीं है, तो एक साथ दो बच्चे निकलेंगे अगर तो फंस जाते हैं, तकलीफ होते टकराते हैं. तो वन एट ए टाइम. दरवाजा बड़ा होता है तो दो तीन लोग भी निकल जाते हैं, लेकिन दरवाजे के साइज के हिसाब से वन एट ए टाइम ऐसे निकलते हैं, ऐसे आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, कोई मसला नहीं होता. तो इफ्यूजन में कहा गया होल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी द साइज व्हिच इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ताकि एक मॉलिक्यूल एक वक्त में निकलेगा. ये इफ्यूजन की शर्त है. अब जो टायर पंक्चर होता है तो उसका जो सुराख है तो आपको नजर आता है. पंक्चर लगाने जाते हैं आपको दिखाता है पानी का बुलबुले उठते हैं, और होल आई से देखी जाए तो वो इफ्यूजन नहीं हो सकता. उसमें तो एक साथ बिलियंस मॉलिक्यूल निकलते हैं. नो. तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है. तो क्या है? ये है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू. गैस किस किस्म के कंटेनर्स में रखी जा सकती है? फ्यूजन ने ही तो हमें टेंशन दी है. एग्जाम्पल देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, सीरियस लेना, हंसना नहीं है. हंसते हैं मेरा दिल टूट जाता है. मैं कहता हूँ आइंदा नहीं होगा. मैं बहुत सारी खा गया हूँ, आप बहुत इंजॉयमेंट से महरूम हो अपने एटीट्यूड को. तो मेरा साथ देंगे तो बहुत मजा आएगा. पाकिस्तान की कौम जुआड़ू कौम, जब इस बार कहते हैं ना अपने ऐसे से काम करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाएगी. मसलन मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल जो है वो अपनी टंकी में डलवाने के अलावा और कहाँ रखे हुए? थैली में. प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली में भी पेट्रोल लटक रहा होता है, उन्होंने क्यों डाला? और ये जो पानी पीने की बॉटल्स है तो बहुत कॉमन है. हर रिक्शे वाले की सीट के बराबर में पानी की बॉटल रखी है, एक यूं करके पाइप जा रहा है. इसमें क्या है? पेट्रोल है. देखा है? कंपनी ने तो नहीं बनाया होगा.
पता नहीं रक्षा कौन सी जैपनीज कंपनी बनाती है, उसे देख लिया ना हम रक्षों का ये हाल कर बेहोश हो जाएंगे, आग लगा देंगे अपनी फैक्ट्री। बोला नहीं आइंदा ये चीज ही नहीं बनानी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब हम किसके साथ कर लेते हैं? पेट्रोल के साथ। आज तक सीएनजी के साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों नहीं ख्याल आया किसी को सीएनजी गैस प्लास्टिक की बॉटल में एयर टाइट कर दे तो? आप जिस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं उसमें भी गैस होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है ये, पेप्सी, 7 अप, और अगर आप इसका सील खोल देते हैं जब, तो वही गैस लीक कर जाती है। आज एक पेप्सी पे कुर्बानी दीजिए, खरीदिए, कैप उसका खोलकर रख दीजिए, 2 घंटे बाद उसको पीजिए, दवाई उससे ज्यादा मीठी होगी। ऐसी दवाएं क्यों पी? क्योंकि वो गैस निकल जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं है उसमें। द टेस्ट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसमें मिलती है तो टेस्ट मिलती है, तो निकल गई टेस्ट खत्म। वो तो गैस ट्रैप हुई है। ऐसे किसी पाकिस्तानी के जहन में आ जाए कितना सस्ता नुस्खा होगा, इतना भारी सिलेंडर होता है मेटल का, गैस को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा उसको एयर टाइट ही तो करना पड़ेगा। अभी तक आप असल बात कर रहे हैं, ना बोतल फटेगी, ना यहाँ कैप से लीक होगी, प्लास्टिक की दीवारों से लीक हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई कॉल इफ्यूजन। इफ्यूजन में वो सुराख गैस को लीक करवाते हैं जो आपको नजर ही नहीं आ सकते। जब मैंने कहा सुराख इतना बड़ा जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, दिखता है मॉलिक्यूल, तो होल कैसे नजर आ सकते हैं? आपको लगेगा प्लास्टिक की बोतल में तो कोई सुराख नहीं है, तो फ्लैट सॉलिड है। जी नहीं, इतनी स्मॉल थिकनेस की वजह से उस प्लास्टिक के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो छोटे छोटे गैप है जो आपको नजर भी नहीं आते, गैस उसमें निकल जाएगी। आप प्लास्टिक की बोतल में गैस रखिए, सील कर दीजिए उसे, 2-3 दिन के बाद पता चलेगा अंदर गैस है ही नहीं, दीवारों से बाहर चली गई। सोचे ना कभी इस बात पर भी कि आप जहां गैस देखते हैं, अब तो सीएनजी सिलेंडर कॉमन है ना, गाड़ियों में थे, रक्षों में आज भी हैं, घरों में भी यूज करने पड़े। गैस की जब शॉर्टेज हुई सर्दियों में तो लोगों ने पोर्टेबल सिलेंडर खरीदे। आज तक मेटल के अलावा किसी और चीज का सिलेंडर देखा आपने? प्लास्टिक के सिलेंडर आ रहा है नहीं आया, मेटल के सिलेंडर होते हैं, और वो भी इतने भारी कि खाली सिलेंडर उठाते वक्त अकल आ जाती है। तो किसी ने कभी सोचा यार, कभी पेट्रोल के लिए तो हमने ऐसे मेटल का सिलेंडर ले लिया, तो प्लास्टिक की थैली में भी बट रहा है। जनरेटर के लिए पेट्रोल चाहिए, पॉलिथीन की थैली लेके पहुंच जाते हैं पेट्रोल में, यार इसमें डाल दे, जनरेटर में डालना। मैं और आप ही है ना सर, आपने देखा ही है। नहीं तो पानी की बोतलें तो सब यूज कर रहे हैं, इसमें पेट्रोल डाल दीजिए, जनरेटर में डालना है। ये गैस के लिए सिवाय मेटल के, तो और वो मेटल कभी उस सिलेंडर को हाथ लगा के देखे, आपको अंदाजा होगा कितनी मोटी थिकनेस होगी उसमें मेटल की। क्यों? इसलिए कि उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। सीएनजी सिलेंडर पे क्या लिखनी हो तो 3 दिन में आप वैसे ही खत्म कर देते हैं। लेकिन एक और सिलेंडर होता है जिसकी पिछले दिनों बहुत शॉर्टेज हो गई थी जब कोविड फैला था, और वो थे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड के मरीज की ऑक्सीजन कम हो जाती थी ना, वही चेक करते रहते थे वो। तो ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में रखे होते हैं, कभी देखिएगा उनका तो सिलेंडर होता है बड़ा लंबूतरा का और बहुत मोटा मेटल होता है। उस पर एक्सपायरी डेट का क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपने अंदर ऑक्सीजन गैस भर के रखी और स्टोर कर दिया, अल्लाह जाने कब मरीज को जरूरत पड़े, 3 महीने बाद जरूरत पड़ी, उसमें कोई गैस वैसी होगी, वो उन मेटल की दीवारों में से इफ्यूज कर चुकी होगी, लीक कर चुकी होगी। इतनी मोटी दीवार में भी उन्होंने कोई ना कोई सुराख निकाल के बाहर भाग जाएंगे। इसलिए जब वो यूज होगा लिख देंगे भाई इसको 2 महीने के अंदर यूज कर लेना, वरना तो कुछ नहीं मिलेगा अंदर। तो गैस को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो गैस ऐसे छोटे छोटे सुराखों से लीक कर जाती है जो आपको नजर भी नहीं आती। बारिशें हुई तो आपके घर की छतें टपकने लगी, तो टपकने लगी। भाई आप घरों में नहीं रहते होंगे, आप महलों में रहते होंगे, सॉरी आई एम सो सॉरी, गरीब लोगों की तो छतें टपकने लगी। ये भी टपकने लगी थी, ऊपर वाली फ्लोर से टपका पानी। इससे क्या मतलब हुआ? जो दीवार बज़ाहिर मुझे फुल सॉलिड दिख रही है, उसमें कहीं अंदर गैप है ना, पानी ने अपना रास्ता बनाया। मेरे घर से जहां भी छत टपकी, मैं अभी तक देख रहा हूँ सुराख, लेकिन वो है तो पानी टपका है ना। वो कितने छोटे हैं कि उसमें से पानी ने रास्ता बना दिया, मुझे नहीं लगा। कम से कम कंक्रीट की इतनी मोटी दीवार तो है ये, फिर भी पानी ने रास्ता बनाया ना।
तो गैस तो उससे भी चालाक है, वो कैसे नहीं रास्ता बनाएगी। तो इफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द टाइनी होल्स ऑफ द कंटेनर। और इसका नाम इसलिए हमने अभी इस्तेमाल, सिर्फ नाम यूज करना और कुछ नहीं करना, कि ग्राहम्स लॉ जिस तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन पर अप्लाई होता है, इसी तरह इफ्यूजन पर अप्लाई। दोनों का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से है, तो दोनों के लिए सेम लॉ है। तो सारा लॉ जो आपने पढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस, कुड बी rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas। हम इस लॉ को लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर हमारे न्यूमेरिकल में डिफ्यूज की जगह इफ्यूज का भी लफ्ज आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और समझ जाना है कि द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। ठीक है, तो अब सिर्फ अपनी जानकारी के लिए भी हम ये डेफिनेशन यहां लिख दें, इफ्यूजन स्टेट escape of gas molecules from the tiny holes of the container is called diffusion। और for diffusion क्या शर्त है? Size of the hole must be comparable with the size of molecule। ठीक हुई बात। अब ये सवाल करेंगे, अब बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ इफ्यूज लिखा है आपके लिए वो डिफ्यूज है, तो हमें उस लफ्ज में अब कुछ नहीं रखा है। तो लेकिन अब दूसरी उलझन ये है कि इफ्यूज के साथ साथ हमने ये टाइम का सेकंड दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये तो हमें फॉर्मूला कहीं पता ही नहीं है। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये इंशाल्लाह हमारी अगली टास्क होगी, नेक्स्ट टाइम करेंगे।